आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। आज मेरे साथ एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत मौजूद है जो एक मशहूर शायरा है और इसके साथ साथ प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर वला जमाल, जो इजिप्ट से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया हमको बुलाने के लिए आपके प्रोग्राम में। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे आपकी जर्नी को लेके होगा। आप उर्दू से कैसे जुड़ी, उर्दू जबान से? देखिए, इत्तेफाक से मैंने उर्दू ज़ुबान सीखी, पढ़ी। जब मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लिया मैंने, तो वहाँ उर्दू शोबा मुझे मिला। और मुझे मालूम नहीं था ये उर्दू क्या है, क्योंकि हम यहाँ इजिप्ट में नहीं जानते उर्दू क्या है। सिर्फ हिंदी ज़ुबान से हम वाकिफ़ हैं, हिंदुस्तानी फ़िल्मों से। तो मैंने पूछ लिया ये उर्दू क्या है, तो जवाब आया कि ये हिंदी है। तो फ़ौरन जब मुझे पता चला ये हिंदी है, हिंदी की तरह है, तो मैंने कहा चलिए हम सीखेंगे, क्योंकि मुझे दिलचस्पी है हिंदुस्तानी फ़िल्मों में और बहुत ज़्यादा दिख रही थी और देख रही हूँ भी, गाने भी सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे आपने बताया कि उर्दू में दिलचस्पी है, तो आपने कहाँ तक सीखी उर्दू और शुरुआत आपने कब की? देखिए, मैंने 4 साल उर्दू ज़ुबान पढ़ी उर्दू शोबे में, इन शम्स यूनिवर्सिटी में, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, इजिप्ट में। कभी पाकिस्तान नहीं गई, हिंदुस्तान गई 4 बार तकरीबन। और सिर्फ यानी 1 हफ्ते के लिए कॉन्फ्रेंसों में शिरकत कर रही थी, इसी तरह से सेमिनार में, मुशायरों में। लेकिन कभी नहीं रही हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में। तो मैंने सीखी उर्दू यहाँ इजिप्ट में, उर्दू शोबे में। बस 4 साल उर्दू पढ़ी और उसके बाद एमए किया मैंने, पीएचडी भी, क्योंकि मुझे पहली पोजीशन हासिल की, तो उसके बाद मेरी तकर्री हुई उर्दू शोबे में। तो उसके बाद बस एक एसोसिएट प्रोफेसर हो गई। अभी मैं हूँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ उर्दू शोबे तो में। शायरी से दिलचस्पी कब पैदा हुई आप में? देखिए, शायरी से तो दिलचस्पी तो है बचपन ही से, क्योंकि अरबी शायरी में तो बहुत यानी बढ़ती हूँ। और कभी कोशिश कर रही थी कि अरबी भी शायरी में भी यानी करूँ। लेकिन यानी इस तरह से मुझ में एक जज़्बा है शायरी के तईन। तो उर्दू शायरी जब पढ़ी मैंने कॉलेज में, उर्दू शोबे में, तो बस शौक इसी तरह से पैदा हो गया, क्योंकि शायरी से तो दिलचस्पी है, ख़ाह अरबी है या उर्दू है। मुझे बहुत अच्छी लगी उर्दू शायरी, और उर्दू ज़ुबान भी मुझे बहुत अच्छी लगी। यानी इसी में चाशनी है, हलावत है कह सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये ज़ुबान, और इश्क हो गया भी इसी ज़ुबान से, और शायरी से भी, अदब से। जैसे हम जानते हैं शायरी करना एक बहुत मुश्किल चीज है, तो हुँ। आपने अपनी पहली पहली गजल के बारे में आप हमें बताइए, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? नहीं, बेली ग़ज़ल के बारे में मैं बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैंने एक नज़्म कही, ग़ज़ल नहीं, क्योंकि ग़ज़ल तो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। तो यानी शुरुआत तो सिर्फ़ नज़्म। तो मेरे एक शायरी का मजमूआ है, ये नहीं कहती हूँ शायरी का मजमूआ, नज़्मों का मजमूआ है। नाम है समंदर है दरमियाँ, सिर्फ़ नज़्मों पर मुश्तमिल है, नस्री और आज़ाद नज़्मों पर। तो इसी तरह से मैंने आगाज़ किया जब मेरा सफ़र हुआ, हिंदुस्तान गई। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही थी। उसका पहला हिस्सा तो दिल्ली में था और दूसरा हिस्सा तो कोलकाता में था। तो सफ़र की वापसी के बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन इसी तरह से एक जादू छाया हुआ है मुझ पर, और मैंने लिखना शुरू कर दिया। एक नज़्म कही और सोशल मीडिया पर पोस्ट की मैंने। मुझे मालूम नहीं था कि मैं शायरी यानी कर सकती हूँ। तो कमेंट्स से, लोगों की कमेंट्स से, तारीफ़ से, तो इसी तरह से मुझे लगा हाँ, ये तो शायरी है जैसे लोग कह रहे हैं। तो मैंने इसी बात पे ध्यान दिया और मैंने कहा चले मैं तो करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मुझ में तो एक जज़्बा है। और इसी तरह से एहसासात में कभी-कभी यानी उतारती हूँ कागज़ात पर, कभी कुछ कहना चाहती हूँ, यानी किसी से नहीं कह सकती हूँ। लेकिन जब हम लिखते हैं, तो ये बात तो हम यानी इसी तरह से निकलते हैं दिल से, तो हमको सुकून मिलता है, आराम मिलता है। तो ये मैं करती हूँ, अब तक भी कर रही हूँ।
جی بالکل صحیح کہا آپ نے، شاعری کے ذریعے ہم اپنے جذبات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو ابھی تک آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں شاعری کی؟ شاعری تو 2 کتابیں ہیں. ایک ہاں میں غزل کے بارے میں بھول گئی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہلی غزل تو بہت مشکل تھی میرے لیے، کافی ردیف، اور یہ سب بحر وزن یہ سب تو نثری نظموں میں نہیں ہے. تو میں نے بہت کوشش کی اور سیکھتے رہتی ہوں. تو میری 2 کتابیں ہیں اردو شاعری میں. ایک نظموں کا مجموعہ میں نے آپ کو بتایا، اور دوسری کتاب تو غزلوں پر مشتمل ہے، قطعات پر بھی اور نظموں پر بھی. تو پہلی کتاب تو سمندر درمیان نام ہے، اور دوسری کتاب دختر نیل. یہ تو میرا لقب بھی، لوگ اسی طرح سے مجھے بلاتے ہیں. آپ نے اپنی دوسری کتاب کا نام بتایا دختر نیل، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. دیکھیے اسی کتاب میں تو کیونکہ میں یعنی ذکر کرتی ہوں ایجپٹ مصر کے حوالے سے بھی کچھ اشعار میں نے کہے، تو اس لیے میں نے یہ نام، یعنی میں سمجھی کہ یہ نام بہت اچھا ہے اور میری پہچان بھی ہوگا، کیونکہ میں تو نیل کے کنارے میرا ایک شعر ہے کہ میں نیل کے کنارے ہوں لیکن نگاہ میں نیل کے کنارے ہوں لیکن نگاہ میں جہلم ہے، گنگا جمنا ہے، راوی چناب ہے. تو اسی طرح سے یہ شعر اسی کتاب میں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ نام مناسب ہے کتاب کے لیے، کیونکہ میں تو نیل کی طرف سے آ رہی ہوں آپ لوگوں کے پاس. بہت ہی خوبصورت شعر ہے آپ کا یہ. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں مصر میں لوگوں کو اردو زبان سے کتنی دلچسپی ہے، مطلب کتنا لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے بس ہمارے ہاں تو اردو زبان ہم سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں صرف کالج میں، یعنی اسکولز میں نہیں ہے. اس لیے شاید زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں اردو کے بارے میں، لیکن اس طرح سے جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے اردو کیا تو ہم بتاتے ہیں. تو یہاں ہماری ڈپارٹمنٹ میں طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، دلچسپی بھی بہت ہے اردو زبان سیکھنے میں. جامعۃ الازہر میں بھی، عین شمس یونیورسٹی میں، قاہرہ یونیورسٹی میں، تو تقریباً 7 جامعات میں، 7 یونیورسٹیوں میں اردو زبان کی پڑھائی ہوتی ہے، اور طلبہ کی تعداد تقریباً 3000 سے زیادہ، اسی طرح سے بہت زیادہ ہے. تو وہ سیکھتے رہتے ہیں اور اردو زبان ان کو بھی اچھی لگتی ہے، لیکن روزگار کی وجہ سے تو یعنی کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے اردو زبان کے سلسلے میں. تو کبھی کبھی کچھ طلبہ یعنی ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے کہ کام نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی ہندوستان میں ہے، پتہ نہیں، اردو زبان کے حوالے سے تو کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ ترجمہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو ایجپٹ میں ترجمہ بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے، ترجمے پہ ہم دھیان دیتے ہیں بہت زیادہ. جیسے آپ نے بتایا آپ ہندوستان بھی آ چکے ہیں، تو ہندوستان سے اپنے تعلق کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. ارے ہندوستان تو کیا بتاؤں میں. دیکھیے مجھے آرام نہیں ملتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے اگر میں یعنی نہیں جاتی ہوں. تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ یعنی ہر سال ایک بار جاتی ہوں، 2 بار، اسی طرح سے، تاکہ مجھے سکون ملا. ہندوستان کی تہذیب سے یعنی بہت پیار ہے، بہت محبت ہے. تو میں نے بھی یہاں تو کیونکہ میں شاید 3-4 مہینوں پہلے ہندوستان میں تھی، اور ہندوستان کو بہت مس کر رہی ہوں، بہت زیادہ. تو اسی طرح سے میں نے شروع کیا کہ اسی طرح سے چلے ہم ہندوستانی کھانا بنائیں گے اپنے یہ مصری کچن میں. تو ابھی میں بناتی ہوں ہندوستانی کھانا، سیکھتی ہوں، تاکہ بس ہندوستان کی روح ہمارے گھر میں ہو. کوشش کرتی ہوں، لیکن محبت تو بہت زیادہ ہے ہندوستان سے اور ہندوستان کے لوگوں سے. تو کیا کیا ابھی آپ نے بنایا ہے ہندوستانی کھانے میں؟ چکن بنایا میں نے، اور کھایا بھی زبردست. اب کیا بتاؤں، روٹی بھی بنایا اور مٹھائی بھی بنایا. یہ 3 چیزیں. آپ نے کھانے کی بات کی، ہم نے فلموں کی بھی بات کی، تو بالی ووڈ فلمیں آپ دیکھتی ہیں، گانے سنتی ہیں؟ جی فلمیں تو دیکھتی تھی بہت زیادہ، ابھی تو کم فلمیں دیکھتی ہوں، لیکن گانے بہت زیادہ سنتی ہوں، بہت زیادہ. تو تقریباً روز میں سنتی ہوں ہندوستانی گانے، یعنی ایک دن نہیں گزرتا ہے بنا کسی گانے کے، یعنی نہ سننے کے.
तो रोज़ हमेशा। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? फ़ेवरेट गाना तो एक देखिए बताना ये नाम सही या नहीं, लेकिन एक गाना है तुम्हें देखो ना इसी तरह से ये फ़िल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, फना एक फ़िल्म भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये गाने जो इसी फ़िल्म में भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत से गाने हैं, अभी तो दिमाग में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत से, बहुत ज़्यादा। तो अब आपका क्या प्लान है, मतलब इंडिया आने का कोई प्लान है आपका आगे? अ, देखिए मैं यानी इसी तरह से मैं आऊँगी इंशाअल्लाह, यानी 2-3 महीनों के बाद कोशिश करती हूँ कि एक बार आऊँ, लेकिन तो मैं हमेशा अगस्त में या अक्टूबर में आती हूँ। ये तो मौसम बहुत अच्छा होता है अक्टूबर में हम्म। हिंदुस्तान में, तो इसी टाइम में तो मैं ज़्यादातर जाती हूँ। तो जैसे आपने बताया आप शायरी भी करती है, प्रोफेसर भी है, तो इन सब जब आपके पास खाली वक्त होता है तो आप क्या करना पसंद करती हैं? खाली वक़्त तो नहीं होता है मेरे पास कभी नहीं खाली वक़्त नहीं होता है, क्योंकि मैं जैसे आप जानती हैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में। मैं तो माँ भी हूँ, बच्चे भी हैं, शौहर भी है, और तो सब कुछ यानी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो खाली टाइम में, खाली वक़्त में तो मैं पढ़ती हूँ, लिखती हूँ। तो वही मैं हमेशा मसरूफ़ हूँ पढ़ने लिखने में। क्योंकि अगर मैं यानी उर्दू से दूर रहूँ, तो मैं भूल जाऊँगी। क्योंकि यानी हमारे यहाँ लोग सिर्फ़ अरबी ज़ुबान यानी बोलते हैं, अरबी में बात करते हैं। तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ उर्दू में या हिंदी में, तो इसी तरह से मैं भूल जाऊँगी। तो इसी तरह से मैं हमेशा जोड़ती रहती हूँ उर्दू ज़ुबान से, मुताला करती हूँ या लिखती हूँ जो दिल में, ताकि मैं बस इसी तरह से उर्दू ज़ुबान के साथ रहूँ, ना भूल जाऊँ। जैसे हम देख रहे हैं नई नस्ल जो है वो उर्दू जबान की तरफ बहुत ज्यादा आ रही है, तो आपको क्या लगता है अभी उर्दू का मुस्तकबिल क्या है? देखिए उर्दू का मुस्तकबिल तो आप लोगों पर मुझे लगता है कि मुनहसर है। तो यानी जैसे आप अभी तो इंटरव्यू कर रहे हैं मेरे साथ, तो उसका मतलब ये उर्दू के मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। ये मेरे ख़्याल में एक मिसाल है मैं दे रही हूँ, लाइव है। क्योंकि मैं तो एक और मुल्क से हैं, और मादरी ज़बान तो अरबी है, उर्दू नहीं है। तो इसी तरह से जब आप मुझे बुलाते हैं, उर्दू में बात करती हूँ, तो इसी तरह से यानी मुस्तकबिल तो रोशन है, लगता है। क्योंकि मेरी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, इक्तिसाबी ज़ुबान तो है उर्दू। तो इस तरह से आप मुझे हौसला अफ़ज़ाई करती हैं, तो मैं और ज़्यादा लिखूँगी, और ये इंटरव्यू जब लोगों के सामने भी आएगा, तो इस तरह से यहाँ तलबा और किसी भी मुल्क में जब देखेंगे, तो इस तरह से उनको भी हौसला मिलेगा इन बातों से। तो आप लोगों पर मुनहसर है ये जो कम्युनिकेशन, ये जो राब्ता हमारे दरमियान रहेगा हिंदुस्तान और इजिप्ट के दरमियान, उर्दू और अरबी के दरमियान, इसी तरह से तो उर्दू का मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। जैसे आपका उर्दू जबान से, उर्दू तहजीब से इतना लगाव है और आपको यहाँ मुशायरों में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तो कोई हुँ। गजल जो आप हमें सुनाना चाहे, आपकी पसंदीदा गजल, हाँ, एक और गज़ल उसके है जो पीछे आपकी क्या थॉट रही है वो बहुत भी। बहुत सी गज़लें हैं, दिल से करीब है। लेकिन एक गज़ल है मैं तो सुनाती हूँ जो जब मैं लखनऊ से, पता नहीं आप कहाँ से, आप किस शहर से हैं? जी, काश मैं आप दिल्ली से हूँ। लखनऊ, दिल्ली से, ओके। तो लखनऊ भी गई तो अ, वापसी के बाद मैंने एक गज़ल कही, और दिल से बहुत करीब है ये गज़ल कि आए न खाली हाथ तुम्हारे नगर से हम, आए न खाली हाथ तुम्हारे नगर से हम, लौटे ही लेके अक्स तुम्हारा सफर से हम, अपना धड़कता दिल भी उसे देखे आ गए, अपना धड़कता दिल भी उसे देखे आ गए, इतने हुए करीब किसी हम सफर से हम, तुम आ रहे हो ख्वाब में देखा था रात को, तुम आ रहे हो ख्वाब में देखा था रात को, सज धज के खूब बैठ गए थे सहर से हम, और खुशबू सी यूं महकता है दिन भर हमारा घर, करते हैं जिक्र अब का दीवारों दर से हम। और ये मेरा पसंदीदा शेर है कि यादों के चंद फूल वहाँ है खिले हुए, यादों के चंद फूल वहाँ है खिले हुए, गुजरे तुम्हारे साथ थे जिस रह गुजर से हम। ये बहुत मेरी खूबसूरत। शुक्रिया। तो आपकी इसके पीछे थॉट, ये आपने बताया लखनऊ के ऊपर आपने लिखी एक तरीके से ये। हाँ, एक गज़ल लिखी भी लखनऊ के बारे में।
जी। लखनऊ के लिए, ख़ास तौर पर लखनऊ के लिए। कोलकाता के लिए भी मैंने एक नज़्म कही और एक ग़ज़ल कही, पुरानी है। जब मैं कोलकाता गई, देखिए हिंदुस्तान में अब तक मेरे 2 पसंदीदा शहर हैं, लखनऊ है और कोलकाता। हैदराबाद गई भी, मुझे बहुत अच्छा लगा भी, और बनारस भी गई। लेकिन पता नहीं कोलकाता में एक जादू है और ये जादू मुझे भी मिला लखनऊ में। क्या वजह है तो मुझे मालूम। लखनऊ खाने के लिए भी बहुत मशहूर है, तो लखनऊ में आपको क्या-क्या पसंद आया? ये तो कबाब है। हुँ। लखनऊ में कबाब है, चिकन कबाब है। तो पता नहीं देखिए हिंदुस्तानी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो भी मैं खाती हूँ। तो जब मैं जाती हूँ तो यानी हमेशा पूछती हैं, हाँ, खाना क्या होगा? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो हर चीज़ हिंदुस्तान से मुंसलिक है, जो भी खाना है, अदब है, शायरी है, लोग भी है, जो भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हिंदुस्तान के लोग भी आपको बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद भी करते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। यानी ये लोग मुझे हमेशा हौसला अफ़ज़ाई करते रहते हैं और उनके हौसले के बिना तो मेरे ख़्याल से मैं इसी तरह से यानी आपके सामने नहीं आती थी। तो हौसला अफ़ज़ाई बहुत ज़रूरी है, आदमी के लिए, इंसान के लिए, ताकि वो आगे बढ़े। और हम यही चाहेंगे आप आगे भी जल्दी-जल्दी हिंदुस्तान आएँ और हम सब लोग आपको सुनने का मौका मिले। जी, बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी।